तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जो कि है सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। आपको पढ़ने में बिल्कुल ही बड़ा आसान लगेगा और आपको पसंद आएगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और आप नोट्स लेकर के बैठिए। मैं सभी टॉपिक इसमें कवर करा दूंगा जो आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड आपको फ़ायदा देगा। तो ये कक्षा 10 का चैप्टर पहला है सामाजिक विज्ञान में। तो आप जो है कॉपी में नोट करिए और लगातार आपको ऐसे ही इसके सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे वीडियो के जरिए। आप इसको देखिए, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनसीईआरटी बुक यूपी बोर्ड का चैप्टर पहला सामाजिक विज्ञान में यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय है पहला चैप्टर का नाम। मैंने यहाँ पे आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में कहें तो आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर ये आपको परिभाषाएं आसान लगती है और आपको लगता है ऐसे कि आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद आपको साबित हो, तो आप जो है आप अपने से जो आपके साथ साथी हैं, आपके मित्र दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि आपके साथ साथ उनको भी ये हेल्प हो पाए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो है ये आसान तो लगता ही है, लेकिन ये है कि आप इसको अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यूपी बोर्ड में आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और आपको यूपी बोर्ड के हिसाब से ही ऐसे प्रश्नों को, जो प्रश्न आपको यूपी बोर्ड पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, उसी प्रश्नों को देखते हुए ये मैंने जो है अपने आप से एक बनाया है आप सबके लिए। तो शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, आप उठा करके देख लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, बुक उठाइए या पिछले प्रश्न पत्र को उठाइए, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर समावेशित किया गया है। अगर आप ये बराबर आप रेगुलर क्लास करते हैं और आप नोट्स बनाते हैं और नोट्स आप बना करके आप उसको तैयार करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो पहला चैप्टर आइए आज शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान में यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हेडिंग हमने लिखा है राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में परिभाषित किया है अर्नेस्ट के अनुसार, यानी अर्नेस्ट जी जो हैं ये उनके अनुसार यहाँ पर है परिभाषा। तो समान भाषा नस्ल धर्म से बना क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। समान भाषा यानी जो भाषा बोली जाने वाली भाषा है, तो समान भाषा नस्ल या धर्म से बना क्षेत्र क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। एकदम इजी बेस से आप सीखेंगे जो है, आपको सामाजिक विज्ञान इतना आसान लगेगा। आप यूपी बोर्ड के लिए आप तैयारी आपके लिए बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। आप लगातार देखेंगे, आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। तो परिभाषाएं हैं कुछ। राष्ट्र यानी कि अर्नेस्ट के अनुसार राष्ट्र के विषय में अर्नेस्ट जी ने बताया है कि समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। दूसरा हेडिंग आप देख पा रहे हैं राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या चीज होता है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम, क्या कह रहा है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ देखने की लायक बात है कि परिभाषा अगर इसकी देखें तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति, यानी कि जो राष्ट्र के प्रति अगर आपके प्रेम भावना है तो उसकी प्रगति के लिए आप क्या सोच सकते हैं? उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को आप पालन कर रहे हैं या उसको बनाए रखने का जो काम है वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा रखें, उसके प्रगति, उसके आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो हमेशा क्या करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके आदर्शों या नियमों कानूनों का पालन अच्छे तरीके से करते हैं, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये छोटे छोटे हेडिंग है, आपको आगे सब आपको मिलता जाएगा। जो आपको यूपी बोर्ड में जो प्रश्न समायोजित किया जाते हैं, तो उसी के आधार पर देखते हुए यूपी बोर्ड में जैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसके आधार पर ये जो है वीडियो में बना रहा हूँ, आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप नोट्स बनाइए और जब आप 2-3 वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये यूपी बोर्ड में जो आपको मिलने वाला है उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला, निरंकुशवाद। तो अगला हेडिंग क्या है? निरंकुशवाद। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है,
ये अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। दमनकारी सरकारें जो लोगों पर अत्याचार करती हैं, लोगों की भावनाओं को नहीं समझती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती है। लोगों के प्रति जो उनकी भावना होती है वो मतलब कि क्या दुराचारी भावना होती है, दमनकारी, उनके अपनी प्रजा के बारे में ना सोचकर अपने हित के बारे में सोचे, तो ऐसी सरकारें को हम क्या बोलते हैं? सरकारों को निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। अगर आप आसान भाषा में समझें, जैसे कि आप अपने भारत देश में जो केंद्र की सरकार मोदी सरकार है, अगर वो आपके प्रति काम नहीं कर रही है तो ऐसी सरकार को हम निरंकुशवाद सरकार के नाम से जानते हैं। अगर वो आपके अनुकूल कार्य नहीं करती हैं, अपनी प्रजा के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसी सरकार निरंकुशवाद कहलाता है। तो हालांकि अपने यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक बढ़िया कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। समझाने का प्रयास, जो ऐसी सरकार जो शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य ना करे, ये अत्यंत अपने सैन्य बल पर आधारित हो और दमनकारी सरकारें हो, लोगों को परेशान करने वाली सरकारें होती हैं, तो ऐसी सरकार को हम निरंकुशवाद कहते हैं। अगली हेडिंग आइए देखते हैं, नारीवाद। तो ये नारीवाद जो है, यहाँ पर आपको आसान भाषा में लिखा है कि स्त्री और पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार ही क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। स्त्री पुरुषों के सामाजिक और आर्थिक व राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है, कि पुरुषों के साथ समान ही जो है नारी को भी जो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों, उनको सामाजिक ज्ञान, समाज में उनको साथ उठने बैठने का, आर्थिक उनको काम करने का, राजनीतिक मंच पर भी नारियों को या महिलाओं को उनको अधिकार देने के, उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए या अपने बारे में, यानी कि जो नारीवाद है वो केवल स्त्री पुरुष को समान भावना से, एक दृष्टि से देखने को ही क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। जैसा कि आपको लिखा है, स्त्री पुरुषों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार की बात ही क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? लुईने ऑटो पीटर्स ने ये स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी नारीवाद की स्थापना? तो नारीवाद की स्थापना जो है लुईने ऑटो पीटर्स ने की थी। अगली हेडिंग आइए देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विकास के बारे में तो यहाँ पॉइंट करके हम यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी डिफिनीशन शुरुआत से आगे और बड़े लेवल पे जाकर के एकदम आसान शब्दों में आपको लिखा दिया जाए तो इससे अच्छा आपको क्या मिलता है। और आपको ऑनलाइन आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की जानकारियाँ आपको उपलब्ध मैं कराने का प्रयास करूँगा जो है इस बार। तो आइए देखते हैं इसका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विकास के बारे में। तो पहला नंबर एक यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये देखने वाली बात है, लर्न करने वाली बात है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से आपको इसी के अंतर्गत आपको छोटे छोटे प्रश्न, आदि लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न भी यहाँ से मिल जाएंगे और ये बड़े क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी या कि इसमें क्या चीज हुआ था, उसके आधार पर बताया जा रहा है। फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी, और क्या मांग थी? कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। जो सरकार थी वो राजतंत्र मतलब वो अपने विकास के बारे में सोचती थी, ना कि प्रजा के बारे में सोचती थी। इसीलिए तो उसको कैसे सरकार कहा गया? निरंकुशवाद सरकार कहा गया। तो फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग क्या थी? कि राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र बनाया जाए, यानी जो सरकार अपने बारे में सोचे, जैसे भी अपने यहाँ की केंद्र सरकार है वो अपने बारे में ही सोचे, प्रजा के बारे में ना सोचे, देश के बारे में ना सोचे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी फ्रांसीसी क्रांति के समय जो राष्ट्र का विकास के बारे में यहाँ पर आपको हेडिंग लिखाया गया है, तो ऐसे ही लगभग कुछ था। तो फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग क्या थी? कि राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र को
बनाया जाए। तो ये रहा हमारा फ्रांसीसी क्रांति के 2। आइए देखते हैं अगले नंबर पे, नंबर 3 पर यहाँ पर क्या है, फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो फ्रांस की जो भाषा थी उसको राष्ट्रीय भाषा को बताने के यहाँ पर जोर दिया गया कि फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। अगला नंबर जो क्या था यहाँ पर, स्कूल या छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना की गई जिसका नाम क्या रखा गया, जैकोबिन क्लब। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, स्कूल और छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना हुई और उस क्लब का क्या नाम रखा गया, जैकोबिन क्लब के नाम से जाना गया। ये आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिल सकते हैं, इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर, सभी भार और किराया, यानी कि सभी भार तथा किराया एक ही व्यवस्था की जाए। सभी भार और किराए की एक ही समुचित व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग भार और किराया लगे, अमीर को यानी जो उसके पास ज़्यादा पैसे उनको उनके डर और उनके दबाव में आकर के उनके ऊपर कम किराया खर्च या भार उन पे रोपण कर दिया जाए, और जो गरीब हो उनके ऊपर तो सरकार क्या करती है, अपना दमन अधिकार जमाती ही है। तो वहाँ पर यही मांग थी उनकी, सभी भार और किराया की एक व्यवस्था बनाई जाए कि सभी लोगों के लिए बराबर, यानी कि सभी लोग अपने देश में, वैसे वहाँ पर फ्रांस में भी सभी लोग आपस में बराबर होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ये भी मांग थी कि सभी भार और किराया की एक क्या हो एक व्यवस्था किया जाए, मतलब कि जिसमें सभी का सम्मान हो, ये ना लगे लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो मतलब। तो आइए जानते हैं फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। कोई भी काम होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हेडिंग बनी है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, आसान भाषा में, कम शब्दों में और आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत ही हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप के हैं ये, और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लॉन्ग आंसर ना, लॉन्ग आंसर टाइप यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसमें हम नंबर वाइज करके बताने का प्रयास किया और हेडिंग डाल करके। तो पहला इसमें अयोग्य शासन, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, तो पहला नंबर इसमें अयोग्य शासन। आइए देखते हैं इसमें फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई तो उस समय शासन यानी कि राजा कौन था वहां पर, तो लुई वंश का शासन था, जो है जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था, जो अपनी जिद पर ही अड़ा रहता था, किसी की सुनता नहीं था। तो जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन, जो अपने कार्य का पालन ना करके कुछ अलग ही इधर उधर का काम करे, तो उस हिसाब का वो राजा था, शासक था। तो जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन कैसा था, शासक था, यहाँ पर हो जाएगा कर्तव्यहीन शासक था। यह सुधारों का पक्षधर नहीं था। यह सुधार यानी कि कुछ बदलाव के, मतलब इसको जब बताया जाए कुछ, इसको मतलब जब लोग सड़कों पर जब उतरे तो ये मतलब अपने सुधारों का पक्षधर नहीं था, मतलब अपनी गलती ना देख करके दूसरों पे गलती का आरोपण करना वही कहलाता है। मतलब अपनी गलती को नहीं देखता था, यानी कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय वो कुछ और इधर उधर का काम करने लगता था। तो यह सुधारों का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं था, इसलिए इसकी जनता विरोध कर रही थी। इसलिए जनता क्या कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। आम बात है कि कोई भी सरकार अगर अपने प्रजा, अपने देश के लोगों को अगर सताएगी जो है, तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो दूसरा जैसे यहाँ पर मध्यम वर्ग, तो दूसरा मध्यम वर्ग में यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। अब मध्यम वर्ग इसमें फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण में ही आएगा। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। इसका मतलब वहाँ पर औद्योगिक कंपनियां लगी, जो है कंपनियों के वजह से वहाँ पर लोग क्या हो गए, मध्यम वर्ग, मतलब जो लो फैमिली थी, मतलब लो बजट की फैमिली होती थी, वो मध्य मतलब कि मिडिल क्लास की फैमिली ज़्यादातर हो गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक वाले अधिकारी भी आने लगे थे मध्यम वर्ग में। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग अब हो गए थे, जागरूक हो गए थे, तो लोगों में यह भावना हो गई थी, तो उनके विचारों में अदलाव बदलाव होने लगे थे। तो वहीं पर यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ, जब ऐसे ऐसे लोग इसमें मध्यम वर्ग की संख्या जब बढ़ी, लोग पढ़े लिखे हुए, समझदार हुए, उनके प्रति, देश के प्रति एक भावना जगी,
तब यहाँ पर क्या हुआ, यह नवीन यानी कि युवा थे, उसमें युवा जोश था, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, काम किया, नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। अगला नंबर, आम जनता की दयनीय स्थिति। अब आम जनता की दयनीय स्थिति के बारे में जानते हैं। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जहां पर सरकारें जो थी वो मतलब क्या थी, अपनी ऐशो आराम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जो आम जनता थी उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आप समझ सकते हैं दयनीय का यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं कि बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब कि जो स्थिति थी बहुत खराब स्थिति थी। तो नंबर 4 पे देखते हैं स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब यहाँ पे स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगाए हुए थे या लगा रखे थे। उनके मतलब धार्मिक प्रतिबंध, जो धर्म थे, जो धर्म के मानने वाले लोग थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कोई अगर कहीं भी जो है उसके मतलब कि धार्मिक विश्वास पर उसके मतलब ज़्यादा प्रहार नहीं करने चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए थे। तो यही सब कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई। और जैसे हमारे देश में भी अंग्रेजों का शासन था, तो कब तक शासन रहा जो है, कब तक झेलेगा भारत जो है, तो उसमें भी युवा जोश आए कुछ, उसमें क्या हुआ, अपना देश भी आज़ाद कराया। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति जो थी उसमें लुई 16वां या लुई वंश के जो शासक थे वो मतलब बहुत ही क्या थे, बहुत ही कर्तव्यहीन जिद्दी किस्म के थे। लोगों ने उनका विरोध किया, खुलकर आगे आए, तो वहाँ पर भी उसमें क्रांति हुई। जैसे अपने देश में भी क्रांति हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, वैसे फ्रांस भी जो है लुई वंश से भी आज़ाद हुआ। तो यही थे फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण थे। तो आइए इसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या इतनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट तुरंत बनाइए, जो है अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स में उतारिए। मैं हटता हूँ, उसके बाद आगे लिखने का प्रयास करता हूँ। तो आइए अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं नेपोलियन के शासन के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पॉइंट करके देख पा रहे हैं, हमने 4 पॉइंट में आपको बताने का प्रयास किया है। तो जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो राजतंत्र को हटा दिया और राजतंत्र को हटाने के बाद प्रजातंत्र को स्थापित कर दिया। दूसरे पॉइंट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, कानून के सामने सबको बराबर अधिकार रखने का एक अधिकार लगा दिया, जो है अधिकार दे दिया लोगों को कि कानून के सामने सबको बराबर एक समान अधिकार दिलाने का काम किया। तीसरे पॉइंट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी एक समान रूप से सब पर लागू कर दिया। भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति कर दिया, जो सभी वर्ग को समान रखने के बराबर था और सभी वर्गों को समान रखने का उसने प्रयास किया। ये नंबर 5 पॉइंट में हमने बता दिए जो है। तो अगले नंबर पे देखते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार। तो नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। तो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था एक महान व्यक्ति था जो अपने आश्चर्यजनक विजय और असाधारण कार्यों के नाम से जाना जाता था, जो 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें हेडिंग करके हम जानेंगे। पहले में शासन संबंधी सुधार। तो उसने शासन संबंधी सुधार क्या किया इसके बारे में जानते हैं। तो नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांत पर आधारित थी। तो नेपोलियन जो शासन व्यवस्था थी वो व्यापकता और कार्य की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें सभी को समान शासन दिया गया, समान अधिकार दिया गया। नंबर 2 जानने का प्रयास करते हैं धार्मिक सुधार। उसने क्या धार्मिक सुधार किए उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। नंबर 3 पर आर्थिक सुधार किया उन्होंने। क्या क्या सुधार किए। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी और मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया, जिससे चोर बाजारी सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। यानी कि नेपोलियन ने पेरिस में एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की,
जिसमें मजदूरों का वेतन निश्चित कर दिया, चोर बाजारी सट्टेबाजी को समाप्त कर दिया। तो ये रहे हमारे कुछ नेपोलियन का शासन रहा और नेपोलियन द्वारा किए गए कुछ सुधार, उसमें हमने पॉइंट करके यहाँ बताने का प्रयास किया। 3 पॉइंट इधर हो गया, चौथा अब यहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं। तो चौथे में आ जाते हैं, देखते हैं शिक्षा संबंधी सुधार। तो नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार क्या किए, तो उस क्षेत्र में देखेंगे तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। तो नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसमें फ्रांस की राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, उसने राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम नेपोलियन ने किए थे। ये हो गया हमारे 4 पॉइंट में हम जान लिए कि नेपोलियन द्वारा कौन कौन सुधार किए गए। तो नेपोलियन द्वारा शासन संबंधी सुधार किए गए, धार्मिक सुधार कराया उसने, आर्थिक सुधार किया और शिक्षा संबंधी सुधार किया। आगे ये जानते हैं मारी आन और जर्मेनिया कौन थे। तो यहाँ पे मारी आन हो जाएगा, मारी आन, आ की मात्रा इसमें लग जाएगा। तो मारी आन और जर्मेनिया कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मारी आन। तो मारी आन यह एक लोकप्रिय नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया, यानी कि नारी प्रतीक को इन्होंने यही नाम दिया। इनके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारी आन की प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लगाई गई। ये रहा हमारा मारी आन, यानी कि एक इनकी मारी आन जो थी, इनकी प्रतिमाएं चौराहे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगा दी गई। ये स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक यानी कि लाल टोपी और तिरंगा के इनके कलगी थे। यह एक लोकप्रिय नाम था। तो दूसरा जानते हैं, दूसरा नाम जर्मेनिया क्या थे, जर्मेनिया कौन थे। तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जो चाक्षुष व्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष, एक बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। तो बलूत वृक्ष का मुकुट क्यों पहनते थे, क्योंकि बलूत वृक्ष जो है वो वीरता का प्रतीक था। जर्मनी में बलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक था। तो वो जब उसमें जो है बलूत के वृक्ष की जब पत्ती का मुकुट पहनती थी तो वो एक अलग ही उनके अंदर रौब धारण होता था, जिससे वो क्या होता था, क्योंकि वह बलूत वृक्ष किसका प्रतीक था, वीरता को प्रतीक था, जो है वो वीरता को दर्शाना चाहती थी। उसने हाथों में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ था। वो जर्मेनिया में ये थी। इनके बारे में, जर्मनी के बारे में ये रहा। आसान शब्दों में मारी आन और यहाँ पे मारी आन और जर्मनी के बारे में जान लिया। आइए आगे जानते हैं इटली का एकीकरण, जो कि इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इटली का एकीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 करके जानेंगे। तो पहले नंबर पर जान लेते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया था। दूसरे नंबर पे 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली का एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरे नंबर पर मेजनी, काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव कराया। नंबर 4 पे देखते हैं, 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। आइए जान लेते हैं बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानते हैं। इटली के एकीकरण के बाद जर्मनी का एकीकरण जाने का प्रयास करें। उसके पहले जान लेते हैं बिस्मार्क क्या था, बिस्मार्क कौन थे। तो बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसकी बड़ी उपलब्धियां जर्मन के एकीकरण के लिए थी। बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उसने जर्मनी का एकीकरण कराया था। तो जर्मनी का एकीकरण आइए जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। ये नंबर दूसरे पॉइंट पे लिख लेते हैं। और नंबर तीसरे पर 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट में जाना जर्मनी के एकीकरण के बारे में। इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, या मैं अभी हट जा रहा हूँ, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। इसको मिटा करके मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़, जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं हाई स्कूल में, जिनको आपको लगता है कि उसको मदद पहुंचानी चाहिए, तो उनके तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और जिससे वो आसानी से समझ पाएँ सामाजिक विज्ञान को। ये पहला चैप्टर रहा।
आगे धीरे धीरे करके हम और चैप्टर भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से, एकदम ईजी वे आसान तरीके से। तब तक आप इसको नोट कीजिए, इसको मिटा करके मैं आगे लिखने का प्रयास करता हूँ। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं ब्रिटेन का एकीकरण के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटेन के एकीकरण में हम जो है 1, 2, 3 पॉइंट करके इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर, ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जातीय कहते हैं। दूसरे नंबर पर जानने का प्रयास करते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसकी आर्थिक शक्ति क्या हो गई? मजबूत हो गई, बढ़ गई। नंबर तीसरे जानते हैं, कुछ सालों बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया जिससे ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसमें आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया जिससे एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं निर्जातीय। वहाँ इसे तो यहाँ पर जान लिया निर्जातीय क्या चीज़ था, लेकिन आइए एक बार और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करते हैं निर्जातीय की परिभाषा। एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो, निर्जातीय कहलाता है। एक और हेडिंग जानते हैं, जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग या सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार के लिए पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा जनमत संग्रह। जैसे हमारे यहाँ वोटिंग होती है उसी टाइप का ये होता है, स्वीकार करो या अस्वीकार करो, तो वही मतदान केंद्र के जैसे ही था, उसी बोलते हैं जनमत संग्रह। हाँ, मतलब जहाँ की लोगों के ज़्यादा जहाँ पर मत हो, यानी कि जनमत संग्रह, वही चीज़ हो गया। आइए अगला, इसमें एक क्वेश्चन है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में इसको सम्मिलित इसके अंदर कर लिया गया है। तो ये आज की लास्ट है, हेडिंग ही समझ लो, क्वेश्चन के समझ लो जो है, इसके बाद और कुछ इसमें रहेगा नहीं जो है। बाकी बाकी सारी चीज़ें इसमें हम आपको बता ही दिए हैं। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया जिसके निम्नलिखित कारण थे। यानी कि 1871 के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र एक गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का शिकार हुआ जिसमें निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 जानते हैं, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। दूसरे पॉइंट में, तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। तीसरे पॉइंट पे जानते हैं, जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। चौथे पॉइंट पे जान लेते हैं, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। तो ये रहे बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। इसके 4 पॉइंट हमने इसमें लिख दिया है। तो लगभग क्या कह लीजिए, मेरे हिसाब से इस चैप्टर में और कुछ खास बचा है नहीं। जो भी मुझको इसमें इम्पोर्टेंट लगे वो सारे चीज़ें टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। अगर बाद में कुछ लगता है कि इसमें कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो बताने का प्रयास कर देंगे जो है लास्ट में रिवीजन क्लास जब